हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे नागरिकता। नागरिकता के अंतर्गत हम पढ़े थे नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जाती है और कितने प्रकार से वंचित की जाती है। आज देखते हैं भाग 3 जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या है तो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल कितना 12 से लेके 35 तक। इसमें देखेंगे मूल अधिकार जो है मूल संविधान में 7 से मूल अधिकार जीत हुए। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार कितने हो गए तो 6 हो गए हैं। कितने 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे समाप्त कर दी गई, लेकिन उसे जो है आर्टिकल 300 के कम में रखकर उसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। लेकिन हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। आइए देखेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखें क्या तो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों एक ही है, जो आर्टिकल कितना 12 से लेके 35 तक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं पहले मूल अधिकार को क्या क्या कहा जाता है और मूल अधिकार जो है किस देश से प्रेरित है, अर्थात किस देश से लिया गया है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं क्या तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है। बिल ऑफ राइट जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या तो जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मूल अधिकार को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है मौलिक अधिकार का विचार। मौलिक अधिकार का विचार पूछेंगे कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से, जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं। जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं, जो मानवाधिकार दिवस है। जो मानवाधिकार दिवस है, मानवाधिकार जो है जिस मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ था। मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ था किंग जॉन के काल में। किंग जॉन के काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए क्या तो मौलिक अधिकार जो है केवल लिखित संविधान देश वालों के लिए है। मौलिक अधिकार जो है केवल लिखित संविधान वाले देशों के लिए ही है। आगे क्या है देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है न्यायोचित है। क्या तो न्यायोचित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात मौलिक अधिकार में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है, उसमें से एक भी हनन होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या तो न्यायोचित है। क्या तो न्यायोचित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो मौलिक अधिकार जो राजनीतिक लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार क्या है तो राजनीतिक लोकतंत्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की क्या तो गारंटी देता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ क्या तो मौलिक अधिकार न्यायोचित है, लेकिन डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है और डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, जबकि मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं किस समय तो आपातकाल के समय। किस समय तो आपातकाल के समय। इसके अलावा क्या तो मौलिक अधिकार अस्थायी है। क्या पूछें, मौलिक अधिकार जो है अस्थायी। क्या तो अस्थायी है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। इनमें संशोधन किया जा सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो मौलिक अधिकार संसद प्रतिबंध लगाकर, संसद प्रतिबंध लगा सकते हैं। संसद प्रतिबंध लगा सकते हैं अनुच्छेद जो है 33, 34 और 35 के द्वारा। 33, 34, 35 के द्वारा बोलेंगे कि मौलिक अधिकार पर संसद प्रतिबंध लगा सकते हैं। मौलिक अधिकार पर संसद प्रतिबंध लगा सकते हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा तो 33, 34 और 35 के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहीं पे बता देते हैं कि आपातकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है, जबकि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में है। अब वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। 360 में है। यहाँ 352 बोले आपातकाल का उल्लेख 352 है।
अब राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 है। अब वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। हम आपातकाल भी पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति स्पेशल पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। देखिएगा 1 मिनट देखिए मौलिक अधिकार। 1 मिनट देखिएगा। हाँ देखिए क्या है तो देखिएगा क्या तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा। मौलिक अधिकार की सुरक्षा किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 13 के द्वारा मौलिक अधिकार की सुरक्षा आर्टिकल 13 के द्वारा होता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। जिससे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे आर्टिकल 1, 2, 3, इसी तरह हम आर्टिकल कहाँ तक पढ़े थे? आर्टिकल 12 तक पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 13 से। लेकिन देखिए पहले हम पूर्ण रूप से इसे जानकर क्या तो मौलिक अधिकार। क्या तो मौलिक अधिकार बैकबोन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल कितना है? तो 19 आर्टिकल कितना है? 19 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। संविधान का हृदय। संविधान का हृदय किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो संविधान का हृदय जो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। संविधान का हृदय आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में। इसके माताजी का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई था, जबकि पिताजी का नाम रामजी सकपाल थे। रामजी सकपाल थे। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ और कहाँ हुआ? कब हुआ और कहाँ हुआ? पहली बार पूछेंगे क्या है? पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में की थी। स्वराज बिल में की थी। तो किस चीज़ का? तो मौलिक अधिकार का मांग। मौलिक अधिकार का मांग पहली बार क्या? तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज बिल में की थी। इसके अलावा क्या तो पूछेंगे नेहरू रिपोर्ट। क्या तो नेहरू रिपोर्ट कब आए? तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आए? तो 1928 में। इसके पहले हम एक वीडियो अधिवेशन पर बनाए हैं। क्या तो अधिवेशन पर, जो अति महत्वपूर्ण ही है और अलग अलग एग्जामों में पूछे भी गए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्या तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और प्रथम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर पूर्ण रूप से भाग लिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं क्या तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों के प्राप्त थे और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत और विदेशी दोनों को ही प्राप्त थे। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आइए पहले इसे हम समझ लेते हैं क्या है। 1 मिनट देखिएगा। लेकिन हम सभी अनुच्छेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे और डिटेल पूर्वक ही पढ़ेंगे। देखिएगा मौलिक अधिकार यहाँ से क्या तो कि कौन सा प्राप्त है केवल भारतीय को और विदेशी दोनों को। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना बनते हैं और पूछे भी गए हैं। लेकिन आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट।
केवल भारतीयों के लिए, क्या है तो केवल भारतीयों के लिए और विदेशी के लिए दोनों है, भारत और विदेशी के लिए दोनों है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं वो एक शॉर्ट फॉर्म में है, जो एग्जाम में के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम जो भी पढ़ाए हैं उस पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी लाएंगे। जैसे कि पहले पढ़ाए हैं क्या तो संवैधानिक विकास, नागरिकता और क्या है तो मौलिक अधिकार, ये जो सभी पढ़ाए हैं हम उस पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन लाएंगे। आप उसे भी देखिएगा। क्या है तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आप याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतवासी को ही प्राप्त है, केवल भारतवासी को ही प्राप्त है। लेकिन पूछ लेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है, भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो 14, 20, 21, 21 के 23, 24, 25, 28 है। लेकिन हम याद करने के लिए बोल रहे हैं मौलिक अधिकार में। क्या है मौलिक अधिकार में, सुन लीजिएगा। आप इसे ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। देखिएगा मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। इसमें बोले हैं कि 15 क्या तो 15, 16, 19 और क्या बोले हैं 19, एक मिनट रुकिए थे। देखिए क्या तो केवल भारतवासियों के लिए कौन कौन है 15, 16 क्या है 19 और क्या है तो 29, इसके अलावा क्या बोले हैं तो 30 है। कौन है तो 30 है। ये जो 5 अनुच्छेद हैं केवल भारतवासी को ही प्राप्त है। और जो भी बच गया है 12 से 35 के बीच, जो भी बच गया है 12 से 35 के बीच, ये जो अनुच्छेद हैं भारत, क्या बोले हैं भारत एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारत एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। भारत एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम वह सभी लाए हैं। आप इसे ध्यान से बस सुनते रहिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो एक मिनट देखिए आगे क्या है तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो वर्तमान में और मूल में यहाँ पर दोनों हम देख लेंगे। देखिएगा क्या है तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पहले और अब, अर्थात कहने का मतलब है मूल संविधान में कितने थे और अब कितना बच गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से क्या तो 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 था। ये जो क्या है तो आर्टिकल से ही ये जो हमें मूल में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिए थे, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिए थे। लेकिन हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखिएगा। समस्त क्या बोले हैं समस्त शोध, क्या बोले हैं समस्त शोध सांस्कृतिक का उपचार है। संस्कृति का क्या तो उपचार है, क्या तो उपचार है। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। ये जो है एक ट्रिक है, या क्या तो एक ट्रिक है जो हमें 6 की 6 स्वतंत्रताएं याद हो सकते हैं। पहले देखिए से ले लेंगे हम समता या समानता का अधिकार। से समता या समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, अभी जस्ट बताए हैं। इसके अलावा से है क्या तो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या तो स्वतंत्रता का अधिकार है क्या तो अनुच्छेद 19 से 22 है, क्या तो 19 से 22 है। इसके अलावा हम से हो जाता है क्या तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं जो 23 से 24 है, जो 23 से 24 है।
ध से हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध से क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 से, अनुच्छेद 25 से 28 से। से हो जाता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। से होता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 25 29 से कितना है 30 से। संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं कि हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। लेकिन ऊ से हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। आप इस ट्रिक को लिख लीजिए ताकि 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको याद हो सके। आइए देखते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा, ये बता दिए हैं, लेकिन ये जो है वर्तमान में, ये जो क्या है तो वर्तमान में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाकर याद कर लीजिएगा। देखिएगा, संपत्ति का अधिकार कितना तो अनुच्छेद 31 में है, लेकिन वर्तमान में 300 के कम ही है जो कानूनी अधिकार। देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यहाँ गलत है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा, यहाँ 78 कर लीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दी गई और भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया जो कानूनी अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं, अब इसी को हम पढ़ेंगे। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। आइए पहले देख लेते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे क्या है। तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 है, देख लीजिए क्या है। तो 1 मिनट, हाँ देखिए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा है केवल या भाग 3 के लिए है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा यह केवल भाग 3 के लिए है। इसमें है संघ, क्या है तो संघ, राज्य, क्या है तो स्थानीय सरकार, अन्य सरकार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 में जो है, अनुच्छेद 12 में संघ, राज्य, स्थानीय सरकार और अन्य निकाय का उल्लेख, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले हैं तो देखिएगा, इसमें विधायक, कार्यपालिका, संघ में होते हैं विधायिका और कार्यपालिका। इसमें होता है सांसद और क्या तो केंद्र सरकार, सांसद और क्या तो केंद्र सरकार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो विधायिका, राज्य में भी होता है विधायिका, कार्यपालिका, विधानमंडल क्या तो राज्य सरकार, विधानमंडल क्या होता है तो राज्य सरकार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इसी में आता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। लेकिन अन्य निकाय में देखिएगा क्या है तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक, वैधानिक और गैर वैधानिक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय कोई प्राइवेट एजेंसी जो राज्य की तरह ही काम करती है उसे राज्य कहती है। सर्वोच्च न्यायालय कोई प्राइवेट एजेंसी जो राज्य की तरह काम करते हैं उसे क्या कहते हैं तो राज्य होंगे। आगे देखते हैं, 1 मिनट क्या है तो देखिएगा, देखिए आगे क्या है। तो आर्टिकल कितना है तो 13 है। आर्टिकल कितना है तो 13 है, देख लीजिए। 1 मिनट देख लीजिए, आर्टिकल कितना तो 13। देखिए आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13, मूल अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण सभी विधियां शून्य मानी जाएगी। तो आप इसे यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सुनिएगा, मूल अधिकार से असंगत एवं उनका अल्पीकरण सभी विधियां शून्य मानी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है तो आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में। लेकिन असंगत है, यह खिलाफ, इसके खिलाफ हो सकता है। लेकिन अल्पीकरण का अर्थ होता है कम करना। अल्पीकरण का अर्थ क्या होता है कम करना। लेकिन देखिएगा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद क्या तो 32, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या तो उच्च न्यायालय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ विधियाँ दिया हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, अस्थायी विधियाँ क्या तो अस्थायी विधियाँ सांसद या विधानमंडल द्वारा पारित
अस्थाई अस्थाई विधियाँ, क्या तो अस्थाई विधियाँ, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश। अच्छा आप बताइए, क्या तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो आगे क्या तो अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनिमय, क्या तो अधिसूचना है। ये जो है क्या तो ये सभी विधियाँ हैं। गैर विधियाँ स्रोत, पारंपरिक, क्या तो पारंपरिक विधियाँ और रूढ़िवादियाँ एवं क्या तो प्रथा हैं। ये जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही या तो देखिएगा। इसके अलावा क्या तो उपरोक्त सभी विषयों के खिलाफ मूल अधिकार को हनन या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है, देखिएगा समझिए, अनुच्छेद 12 क्या तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, इसमें कोई भी हमें अनुच्छेद का हनन होता है, कोई भी अनुच्छेद का हनन होता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसकी दरवाज़ा हम खटखटा भी सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है। 1 मिनट देखिए। मूल अधिकार अर्थात समता या समानता का अधिकार बताए हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, जो है हमें याद करने का ट्रिक है। देखिएगा, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। देखिएगा अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला यहाँ से पूछता है विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के देश से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन पूछेंगे विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है। कहाँ? तो यूएस के संविधान से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा प्रो डायरी का सिद्धांत, प्रो डायरी का सिद्धांत में इसमें क्या कहा गया है? देखिएगा रूल ऑफ लव, विधि का शासन। प्रो डायरी का सिद्धांत में जो कहा गया रूल ऑफ लव, विधि का शासन, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी कानून बड़ा से नहीं हो सकता है। कानून सबसे बड़ा है अर्थात सबसे सर्वोच्च है। कानून के सामने अमीर और गरीब सब एक समान है, लेकिन ये भी चल भी रहा है। देखिएगा आगे क्या है? तो विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो यूएस से लिया गया अर्थात अमेरिका से लिया गया है। सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या तो समान कार्य के समान और असमान के साथ असमान न्याय की अवधारणा। अर्थात कहने का मतलब है जो जैसे करेगा हम उसी के साथ वैसा भी करेंगे। ये क्या तो विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण है। सभी की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। अमीर हो या गरीब, सभी का कानून तक पहुंच बराबर होना चाहिए। लेकिन देखिएगा वृद्ध क्या तो दिव्यांग, वृद्ध और क्या तो विधवाओं को पेंशन, ये जो है क्या तो विधियों का समान संरक्षण ही है। गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता और क्या तो रिवॉल्यूशन, ओबीसी, एससी, एसटी और क्या तो ईबीसी। अर्थात आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए क्या है? तो दिव्य ज्ञान की जो है मासिक वेतन अर्थात 1 महीना में जो मिलता है, कितना मिलता है? तो 1000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? तो 1000 रुपया मिलता है। जबकि वृद्ध क्या तो वृद्ध को 1500 रुपये का महीना मिलता है। लेकिन अभी के समय 1500 रुपया नहीं मिलता है। यहाँ पर आते आते पता नहीं चलता कि कितना रुपया मिलता है। लेकिन विधवाओं का पेंशन कितना होता है? तो 400 रुपया होता है। कितना? 400 रुपया होता है। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। पूछेंगे दिव्यांग की पेंशन कितना? तो 1000। वृद्ध का पेंशन 1500 और विधवाओं का पेंशन कितना? तो 400। विधवाओं का पेंशन कितना? तो 400। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा क्या है? तो देखिए अनुच्छेद क्या है? 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिएगा अनुच्छेद कितना है? 15। पहला जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अर्थात कहने का मतलब है आप किसी भी धर्म का हो, हम धर्म के आधार पर भेदभाव आपके साथ
नहीं कर सकते हैं। आप किस मूल वंश का हो या कुछ या किस कुल का हो, हम उसके साथ भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के साथ आप किस जाति का हो, उच्च जाति का या निम्न जाति का या मध्य वर्ग जाति का, जाति के आधार पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग, स्त्री हो या पुरुष, उसके साथ भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसके अलावा जन्म स्थान, आप उच्च वर्ग में जन्म लिए हैं, कोई निम्न वर्ग में जन्म लिया हो, हम जन्म के स्तर पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में जो है 5 आधार पर हम भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ दे सकता है, देखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि भारत के भाषा के आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं। अगर ये सब पूछता है तो आप ध्यान से याद रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बने छूट ना पाए। जैसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 15 के तहत हम क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं या नहीं, तो क्षेत्र के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा, आर्टिकल 15 के ए में कहा गया है, आर्टिकल 15 के ए में कहा गया है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आर्टिकल 15 के एक में कहा गया है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अर्थात प्राइवेट जो निजी व्यक्ति भी हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 के 3 में महिला प्लस बच्चे की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भेदभाव नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो आर्टिकल 15 के 4 सामाजिक शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जोड़ा गया था, प्रथम अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कितना, 1951 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या था, आर्टिकल 15 के 5 में हम सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान, सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन के लिए विशेष प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 2005, 73वां संविधान संशोधन 2005 है। आर्टिकल 5 के 6 में कहा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया EWS आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं ये आगे किस चीज़ का उल्लेख है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, अर्थात नौकरी की सभी प्रकार की समानता, लोक नियोजन या नौकरियों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद कितना, 16 में। आप इसे ध्यान से देखिएगा। लोक नियोजन या सरकारी नौकरी के अवसर की समानता अनुच्छेद कितना है, तो 16 में। आप पहले याद रखिएगा। इसके अलावा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश, कर्म, ये सभी पर आप नौकरी भी ले सकते हैं, अर्थात लोक नियोजन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 16 की 1 में कहा गया है सभी को अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता, चाहे जो जैसा भी हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे जिस भी धर्म का हो या जिस भी कुल का हो, वे सभी लोक नियोजन की अवसर प्रदान भी कर सकता है। देखिएगा, आर्टिकल कितना, तो 16 के 2 में कहा गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश, कर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश, कर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 16 के 3 में हम निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 के 4 में है नौकरी में SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण, अर्थात कहने का है नौकरी में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण भी दिया गया है। अच्छा, जैसे आप देखिए, आप इसे यहाँ से एक क्वेश्चन बताते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कहें तो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 46 में की गई है, आर्टिकल 46 में की गई है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
इसके अलावा क्या है तो आर्टिकल 15 के 5, आर्टिकल 15 के 5 में है धार्मिक स्थानों में उसी धर्म के लोगों को नियुक्त करना। आगे देखिए क्या है, एक मिनट देखिएगा आगे क्या तो, हाँ देखिए इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया EWS को आर्थिक रूप से उसमें 10% की छूट मिलेगा, 10% की छूट मिलेगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो एक मिनट देखिएगा। आर्टिकल कितना है तो 17 है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लाया गया था, जबकि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, वर्ष 1955 में ही लाया गया था। नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में लाया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में कुछ मूलभूत सुधार किए गए हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1976 में क्या तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को नया नाम 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नया नाम दिया है नागरिक अधिकारों का रक्षक। इसके अलावा क्या तो कुछ वर्गों के लोगों के लिए जन्म जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगा। अर्थात कहने का है कुछ वर्गों के लिए जन्म या जाति के अधिकार पर छुआछूत नहीं होगा, जैसे समाज, धर्म स्थान, सार्वजनिक, किसी निजी होटल, राज अधिकृत स्थान पर आपके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं हो सकता है। अस्पृश्यता या छुआछूत करना विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता या छुआछूत करना विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। क्या तो दंडनीय अपराध है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत कहा गया है, लेकिन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आर्टिकल क्या है तो 18 है उपाधियों का अंत, लेकिन महाराजा, राय बहादुर, राजा साहब ये सभी क्या तो उपाधि थे। आप इसे त्याग कर सकते हैं, लेकिन राज सम्मान दे सकते हैं तो उसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। राज सम्मान दे सकते तो उसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। जैसे देखिएगा सेना संबंधित सम्मान, शिक्षा संबंधित सम्मान, इसमें आपको सम्मान मिलेगा तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। जैसे भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। राज्य के अधीन कोई विदेशी उपाधि अगर ले भी सकता है, और राज्य के अधीन कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि ले सकता है तो राष्ट्रपति की अस्वीकृति पर, अर्थात उसके धारण पर ही लेगा। आगे क्या है तो अगर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की थी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री ये सम्मान है, उपाधि नहीं है। पद्म श्री, पद्म भूषण और क्या तो श्री, पद्म श्री ये सभी सम्मान है, उपाधि नहीं है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था, जिस समय पंचशील समझौता और क्या तो पंचशील समझौता और जेनेवा समझौता हुआ था। पंचशील समझौता और जेनेवा समझौता हुआ था। पंचशील समझौता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 सूत्री की मांग की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल कितना है तो एक मिनट 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, आप इसे याद रखिएगा। देखिएगा क्या था आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 है। आर्टिकल 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला अनुच्छेद 19 में हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से सुनिए। जैसे देखिएगा ये कोई व्यक्ति है, क्या तो ये कोई व्यक्ति है, आप इसे ध्यान से इमेजिन करिएगा और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये क्या तो कोई व्यक्ति है, देखिएगा आप इसे ध्यान से रखिए तो सभी याद हो सकते। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति है तो पहला है कोई भी व्यक्ति है, ये बोलेगा, जब भी बोलेगा तो देखिए
पहला जो आर्टिकल 19 में है, एक में है, आर्टिकल 19 की एक में है, बोलने की वाक्य एवं अभिव्यक्ति का विचार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का विचार। अगर कोई भी व्यक्ति बोल सकता है तो कहाँ बोल सकता है? जहाँ शांत हो। कहाँ? जहाँ शांत हो। तो आर्टिकल 19 की 2 में हो गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन। अगर वहाँ पर बोल दिया है, शांत जगह बोल दिया है, तो उसके साथ क्या, तो वो ये जो है 2 से 4 को दोस्त बना लेगा। अर्थात शांत जगह बोला है तो 2 से 4 वो दोस्त बना लेगा, और दोस्त को ही संघ कहते हैं। 4 से 10 वो दोस्त हो जाते हैं, दोस्त को ही संघ कहते हैं। आप यहाँ से याद रखिए। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 के 3 में है। अगर संघ बना लिया है तो घूमने फिरने का विचार होगा, तो बोलेंगे अनुच्छेद 19 के 4 में है घूमने के अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के 4 में। अगर घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो देखिएगा कहाँ घूमेगा, तो घूम रहा है तो निवास भी करेगा, निवास भी करेगा, अर्थात घूमने पर थक भी जाता है तो निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 5 के 19 के 5 में है। अगर निवास भी कर रहा है तो उसके पास तो रहना अनिवार्य है, वित्त संपत्ति, क्या, तो संपत्ति ये अर्थात रोजगार है। तो अनुच्छेद 19 के 6 में हम वित्त व्यापार या रोजगार, वित्त व्यापार या रोजगार। बस हम जो भी एक इमेजिंग करके बताएं आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 19 अनुच्छेद 19 में जो भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, हमें पूर्ण विश्वास है आप इसे ध्यान से 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो में मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको याद हो सकता है। देखिएगा, मौलिक अधिकार पर हम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन लाएंगे और उसमें भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 मूल संविधान में जो आर्टिकल 19 में थे 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 19 के 3 में सहकारी समिति 57वां संविधान संशोधन 57वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे क्या है, तो देखिएगा आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोषी सिद्ध, अपराध के लिए दोषी सिद्ध, अपराध के लिए दोषी सिद्ध। आप इसे ध्यान से, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति तब तक दोषी ठहराया नहीं जाएगा जब तक कि उसने एक विधि का अतिक्रमण ना किया हो, जब तक कि उसके विधि का एक अतिक्रमण ना किया गया हो। अपराध की वजह से वह सजा तो काट लेगा। अपराध की वही सजा होगी जो अपराध के समय लागू हुआ था, जो अपराध के समय लागू हुआ था। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम 10 बार भी कोई भी दंड काम करेंगे गलत तो हमें 1 ही बार दंड दिया जाएगा, नहीं कि 10 बार। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार दंड की भागीदारी नहीं बन सकता है, क्योंकि वह जितनी बार करेगा उसके लिए एक ही प्रावधान है। इसके अलावा क्या, तो किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब है, समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य होंगे, अर्थात उसे रोक नहीं सकते। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा आर्टिकल कितना है, तो 1 मिनट देखिए क्या, तो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिएगा 1 मिनट, हाँ, प्राण एवं क्या, तो दैहिक स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल है 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही द्वारा होता है, प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, उसे वंचित किया नहीं जा सकता। अर्थात देखिएगा किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब विधि की विविध प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत से लिए गए हैं, विधि की विविध प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 21 की ए में कहा गया शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है।
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, उच्च या व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल क्या अमेंडमेंट एक्ट राइट टू इक्वलिटी 2009 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए है। नोट में देखिए आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अर्थात कहने का मतलब है आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालात में निलंबित नहीं होंगे 44वां संविधान के संशोधन के द्वारा या किसी आपातकाल के दौरान। तो आप पूछेंगे कौन से अनुच्छेद नहीं होंगे, तो अनुच्छेद 20 और 21, यह क्या तो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में देखिएगा कि किस प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं और कौन कौन है। देखिएगा मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। स्वच्छ पर्यावरण, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अपनी मर्जी से विवाह करना अनुच्छेद 21, क्या तो स्वच्छता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 में है। त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 19 में। सूचना का अधिकार क्या तो अनुच्छेद 21 में, सॉरी अनुच्छेद कितना तो 21 में है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार 21 में है। सार्वजनिक फांसी का अधिकार 21 में है। देर से फांसी के विरुद्ध 21 में है। हथकड़ी लगाना 21, मानवीय अपराध 21, हिंसा शोषण आपातकालीन चिकित्सा सुविधा 21 है। शयन का अधिकार अवसर 21 है। अवसर का अधिकार, शोर प्रदूषण, धारणीय विकास, पारंपरिक विशेषण, अकेले कारावास में बंद, विदेशी यात्रा, सरकारी अस्पताल में, तो सभी कितना तो 21। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए कि आगे क्या है, तो एक मिनट देखिए, हाँ क्या है तो कुछ दशाओं में निषेध एवं गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में निषेध एवं गिरफ्तारी है। देखिएगा आर्टिकल कितना है तो 22 है, आर्टिकल कितना है तो 22 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा एक मिनट के तो आर्टिकल 22 है। कुछ दशाओं में निषेध एवं गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में निषेध एवं गिरफ्तारी। देखिएगा दंड विषयक विरासत, क्या तो दंड विषयक हिरासत, और क्या था निवारक विषयक हिरासत। इसमें अर्थात कहने का है दंड, व्यक्ति को दंड अपराध किए जाने पर देगा, अपराध कबूल करने पर, अदालत से दोषी साबित होने पर। अनुच्छेद 22 में कहा है कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण, दंड विषयक हिरासत, निवारक हिरासत है, और शक के आधार पर आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। गिरफ्तारी का आपका कारण जानना होगा, अपने बचाव के लिए वकील चुनना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा की यात्रा को छोड़कर आपको प्रस्तुत करना होगा, दंडीय भागीदारी पर बनने पर आपको 24 घंटा रिहा करने होंगे। अर्थात दंडीय द्वारा बिना अतिरिक्त सजा दिए 24 घंटा पर कि में रिहा करना होगा। इसके अलावा क्या है तो शक के आधार पर देखिएगा व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से ज़्यादा नहीं होंगे। 3 महीने के बाद सलाहकार बोर्ड सजा बढ़ा सकता है, घटा सकता है। हाई कोर्ट जस्टिस हिरासत के बारे में व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। अगर तो हिरासत के विरुद्ध हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन का अधिकार आपको, यहाँ आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो शोषण के विरुद्ध देखिएगा मौलिक अधिकार में, क्या तो मौलिक अधिकार में हम क्या क्या पढ़ लिए हैं तो समता समानता का अधिकार, इसके अलावा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिएगा कि अगले वीडियो हम क्या क्या पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा क्या बताते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हम संवैधानिक उपचारों को अधिकार में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम जो भी बताए हैं आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में शोषण के विरुद्ध के साथ, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके पीछे हम जो भी पढ़ाएं
और जो भी हम इसके पीछे पढ़ाए हैं हम वही सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, आप उसे भी देखिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।